हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर मीतू भावनानी और पूरी रैंक प्लस फैमिली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टीचर्स के साथ मैं आपका इस चैनल रैंक प्लस 9 एंड 11 में स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं। हम लोग क्लास 11th में जो यूनिट है पहली डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें चैप्टर देखेंगे द लिविंग वर्ल्ड। कौन सा चैप्टर देखेंगे? द लिविंग वर्ल्ड। देखिए, ये चैप्टर अगर ओवरऑल हम लोग बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चे सोचते हैं कि ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है एंड इट इज़ अ वेरी स्वीट चैप्टर। पहला चैप्टर डाला गया है। देखो, अगर पहला चैप्टर डाला है तो कहीं ना कहीं उसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये चैप्टर आपको बाकी सारे चैप्टर से क्या कराएगा? रिलेट कराएगा। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। आपको चैप्टर से ही बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखो, अगर ऐसे ओवरऑल देखें तो अगर हम वेटेज पे जाएं तो नीट में कभी कभार तो क्वेश्चन आते ही नहीं हैं, बोर्ड्स में डेफिनेटली आते हैं। अगर 11th का स्टेट बोर्ड होता है, किसी का तो नहीं होता, वरना नहीं कंसिडर करते। 10th एंड 12th को ही हम बोर्ड्स में कंसिडर करते हैं। फिर भी जो रिटर्न वाले पार्ट होते हैं बोर्ड्स में, उसमें क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क में आ जाते हैं, 5 मार्क में आ जाते हैं। एंड नीट में भी अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते ही हैं, या कभी कभार नहीं भी आए, पर लास्ट पैटर्न से हम लोग देखें तो अब क्वेश्चन आने लगे हैं वापस से। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके कंटेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके कंटेंट्स क्या हैं? व्हाट इज लिविंग, अबाउट लाइफ, बायोटिक या नहीं बायोटिक कंपोनेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, नॉमेनक्लेचर एंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, इसमें देखो, पहले अगर ओल्ड एनसीईआरटी में देखें तो टेक्सोनॉमिकल एड्स भी थे, एड्स करके टॉपिक था। लेकिन अब अगर हम अपडेटेड सिलेबस को देखें तो ये टेक्सोनॉमिकल एड्स इस चैप्टर में से क्या कर दिया स्टूडेंट्स? हटा दिया है। इस चैप्टर में से क्या कर दिया है? हटा दिया है। ठीक है, चलिए देखो, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे एंड देन वी विल डील विद द क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, अगर टॉपिक हमारा हो जाता है तो हम क्वेश्चन देख लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट में देखेंगे। देखो, इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि लिविंग और नॉन लिविंग में आप फर्क कैसे करोगे। लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, ऐसा संसार जो लिविंग थिंग्स का बना हुआ है, लिविंग बीइंग्स का बना हुआ है। जब भी हम लिविंग के बारे में बात करते हैं, हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन ऑर्गेनिजम्स पे चला जाता है। ठीक है, कि हमें ऑर्गेनिज्म लेवल के बारे में बात करनी है, हमें ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करना है। कोई ऑर्गेनिज्म छोटे साइज का हो सकता है, बड़े साइज का हो सकता है, प्रोकैरियोटिक हो सकता है, यूकैरियोटिक हो सकता है, और बहुत तरीके से वो कॉम्प्लेक्स से लेकर, सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक भी जा सकता है। अब कहने की ये बात होती है कि जब भी हम ऑर्गेनिज्म लेवल पे बात करते हैं तो हम बायोलॉजी से रिलेट करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच डील्स विद लाइफ। जहां पर भी आपको लाइफ दिख रही है वहां पर आप बायोलॉजी डालोगे। अगर वो प्लांट से रिलेटेड है तो आप बॉटनी कह देते हो, अगर एनिमल से रिलेटेड है तो आप जूलॉजी कह देते हो। ठीक है, तो ओवरऑल जब हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं तो जो बायोडाइवर्सिटी का पॉइंट होता है वो यहीं पर रिलेट हो जाता है, यहीं पर चिपक जाता है इसके साथ। ठीक है, इससे आप कोरिलेशन सीखते हैं 2 टॉपिक्स को बिठाने में, ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भिन्न भिन्न तरीके की आपको वैरायटी दिख रही है, डाइवर्सिटी दिख रही है। आपको साइज में दिख रही है, आपको शेप में दिख रही है, आपको स्ट्रक्चर में दिख रही है, आपको फंक्शन में दिख रही है, आपको बिहेवियर में दिख रही है। ठीक है, तो चलिए लिखिए, बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी of living organisms, variety of living organism in terms of size, शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन, जिसमें फिजियोलॉजी आ जाती है, एंड बिहेवियर भी कह सकते हैं। क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बिहेवियर हो सकता है? नहीं हो सकता है। किसी का बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता है, किसी का शांत होता है, किसी में पेशेंस बहुत होता है।
ठीक है, ये क्वालिटी ऑफ नेचर, किसी में एग्रेशन बहुत होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इतने तरीके से आप डाइवर्सिफाइड कर सकते हो, आप उनकी वैरायटी को देख सकते हो। ये तो दिखता है, कोई जैसे माउस है उसका साइज छोटा है, एलिफेंट का साइज बड़ा है। मोनेरा यूनिसेल्यूलर है लेकिन एनिमेलिया मल्टीसेल्यूलर है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, लेकिन उसके बाद जितने भी किंगडम्स आ रहे हैं जिनमें हमने ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई, क्लासिफाई किया और नॉमेनक्लेचर भी दिया है, उसके अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट्स, वो यूकैरियोटिक है। तो आप देखो कि कितने फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है, ग्रुपिज्म किया है आपने, जिससे कि आपकी स्टडी अच्छे से हो पाए, आप हर एक ऑर्गेनिज्म को ढंग से समझ पाओ। एक तरीके से आप चीज़ों को टेक्सोनॉमिकली एंड सिस्टमेटिकली डील करते हो। तो यहाँ पर टेक्सोनॉमी वर्ड भी आ गया और सिस्टमेटिक वर्ड भी आ गया। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? अब देखो, ये तो सारे लिविंग बींग्स के बारे में बातें हो गई, है ना। अब अगर मैं नॉन लिविंग के बारे में बात करूं, अगर मैं नॉन लिविंग के बारे में बात करूं, तो मैं क्यों कह रही हूं कि मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं एंड जो पेन है वो एक नॉन लिविंग है? मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं और पेन एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देखो, यहां पर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए उनके बारे में देखते हैं। पहले मैं आपको एक बेसिक पॉइंट बता देती हूं कि यहां पर हम बायोडाइवर्सिटी में किंगडम, साम्राज्य, जो सबसे बड़ी क्या है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जो आप आगे पढ़ोगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स? आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब देखो, यहां पर आपको स्मॉल से बिग साइज के ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स दिखेंगे, प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक दिखेंगे। ठीक है, और आपको अगर मेन क्लासिफिकेशन दिखें तो इसी तरीके से दिखेंगे। ठीक है, अब देखो, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिन पे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैसे करोगे? सबसे पहले आता है सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले आता है सेल्यूलर स्ट्रक्चर, दूसरा आता है आपका मेटाबॉलिज्म, क्योंकि सेल आएगा तो बायोमोलिक्यूल्स भी आएंगे, और अगर बायोमोलिक्यूल्स आएंगे तो अपने आप रिएक्शंस भी आएंगी। ठीक है, फिर आता है ग्रोथ, फिर आता है रिप्रोडक्शन, फिर आता है कॉन्शियसनेस। अगर हम अपने एनसीईआरटी लेवल को देखें तो ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये ऐसे खास 5 पॉइंट बताए हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम सिर्फ ये पॉइंट्स, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, आप अदर्स में बाकी सारे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, जैसे पूरी फिजियोलॉजी कंसिडर करिए, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, हीलिंग, रिपेयर, न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड देन केमिकल सिस्टम। क्या इस पेन में है हार्मोनल चेंजेस? मेरी बॉडी में है। क्या इसमें न्यूरॉन्स हैं? मेरी बॉडी में है। क्या ये O2 CO2 को एक्सचेंज कर रहा है? मैं कर रही हूँ, मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ, मैं रेस्पिरेशन कर रही हूँ। क्या ये खुद खाना बना सकता है? ये कुछ नहीं कर सकता। मैं हिटेरोट्रॉफ हूँ, मैं ऑटोट्रॉफ नहीं हूँ। मेरी कैटेगरी है न्यूट्रिशन की, इसकी कोई कैटेगरी नहीं है। तो आप पता नहीं कितने पॉइंट्स को लेकर एक लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप इन 5 पॉइंट को भी देखोगे तो आप एक स्पेसिफिकली लाइन देखोगे हर जगह कि मैं ये कह रही हूं कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बट नॉट एक्सक्लूसिव। सेम विद द मेटाबॉलिज्म, it is one of the defining property of a living organism but not exclusive. Same applicable to the growth, same applicable with the reproduction but not going to be applicable with the consciousness. क्यों? मैं कह रही हूं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है,
ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, लेकिन कहीं ना कहीं अपवाद अटक रहा है, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन अटक रहा है। तो अगर एक्सेप्शन अटक रहा है मतलब यही चीज कहीं ना कहीं नॉन लिविंग में देखी जा रही है, तो आप पर्टिकुलरली नहीं क्रेडिट कर सकते हो कि भाई ये तो सब में लिविंग में है। कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्सिवनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ लिविंग में पाई जाती है। अगर हम सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, अगर हम स्टूडेंट्स सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो हमारी बॉडी किसकी बनी हुई रहती है स्टूडेंट्स? हमारी बॉडी किसकी बनी हुई रहती है? हमारी बॉडी एक बेसिक यूनिट की बनी हुई रहती है, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं, जिसको हम फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दिस यूनिट एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड एज सेल। सेल इज द बेसिक, लिखिए, बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या ये हमारी बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है? बिल्कुल है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक है, हाँ है, ठीक है। ये क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डेफिनेटली सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए रहते हैं। अगर एक ही सेल है तो यूनिसेल्यूलर, बहुत सारे सेल्स हैं तो मल्टी सेल्यूलर, बट नॉट एक्सक्लूसिव। कहीं ना कहीं एक्सेप्शन अटक रहा है, ठीक है। तो अगर वन सेल है तो यूनिसेल्यूलर, ठीक है, एंड मेनी सेल्स मीन्स मोर देन वन सेल। अब वो 2, 3, 4 हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, मिलियंस में, ट्रिलियंस में। आवर बॉडी इज ब्लेस्ड विद ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। इतने सेल्स हैं हमारे पास। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या इन सेल्स की ग्रुपिंग टिश्यू करेगी? बिल्कुल करेगी, टिश्यू करेगी। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बढ़ती जाएगी, क्योंकि टिश्यू की ग्रुपिंग ऑर्गन करेगी, ऑर्गन की ग्रुपिंग ऑर्गन सिस्टम करेगी, ठीक है। एंड देन फाइनली वी विल फाइंड एन ऑर्गेनिज्म, ओके। और सेल कहां से आएंगे? जाइगोट से। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, और जाइगोट किससे आएगा? मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन से। मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास एन प्लॉइडी है, हमारे पास हैप्लॉइड लेवल पे चीजें हैं, एन है, और उनके फ्यूजन से हम डिप्लॉइड पे जाएंगे। क्या मेरी बॉडी हैप्लॉइड है क्या पूरी? मेरी बॉडी तो डिप्लॉइड है, लेकिन मेरी बॉडी में जो फीमेल गैमेट बन रहा है, बिकॉज आई एम अ फीमेल, वो है हैप्लॉइड, ठीक है। आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में? चीज़ों की बेसिक नॉलेज है ये बायोलॉजी की बेसिक नॉलेज है। इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से, छोटा समझ के इग्नोर मत करिए कि छोटा चैप्टर है, क्या आएगा। भले क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इस चैप्टर से आपकी पूरी जो आगे के टफर टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के, वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए, नोट्स लिखा रही हूं, कॉपी खोलिए और लिखिए, ठीक है। लिखिए इसको। अपवाद में क्या अटकेगा? वायरस। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अगर बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग है, पर बॉडी के अंदर है तो लिविंग है। ये एक बाउंड्री लाइन पे आता है लिविंग और नॉन लिविंग के। और दूसरी बात क्या है कि जो वायरस है उसके पास सेल होता ही नहीं है, जबकि हमारी बॉडी तो विदाउट सेल सरवाइव कर ही नहीं सकती। भाई अगर मान लो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक ही सेल की भी बनी हुई है, तो वही सेल उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है और एक फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। स्ट्रक्चर फंक्शन, स्ट्रक्चर फंक्शन। अब मैं मल्टी सेल्युलरिटी की बात करूंगी तो ठीक है, वो एक से बहुत सारे सेल्स हैं तो ग्रुपिंग करके टिश्यू बना रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टी सेल्युलर पे जैसे ही हम आ जाते हैं, हमारे पास एक डिवीजन ऑफ लेबर मिल जाता है। क्या मिल जाता है स्टूडेंट्स? डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब अगर बहुत सारे लोग हो तो एक पे लोड डालने की जरूरत नहीं है, आप सबको काम एलोकेट करो, आप सबको काम डिस्ट्रीब्यूट करो। ये हमारी खुद की बॉडी कहती है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? डिवीजन ऑफ लेबर। तो वायरस क्या है? एक्सेप्शन में आ रहे हैं। इनके पास सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता, इनके पास सिंपल एक प्रोटीन कोट होता है और इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। जो मोस्टली वायरसेस होते हैं उनमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आते हैं बार बार, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है आपकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसी कैपेबिलिटी होती है, ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकता है।
It is the ability of an organism to produce new organism of its own kind. For example, बच्चे पैदा करना, ऑफस्प्रिंग पैदा करना, इसकी सिंपल भाषा में आंसर है, ठीक है. सो ability of an organism to produce new organism of its own kind. ठीक है, ability of an organism to produce new organism of its own kind. Simply to offsprings. ठीक है, टू रिप्रोड्यूस, दोबारा पैदा करो अपने जैसा. हर स्पीशीज का स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है कि कैट से कैट ही पैदा होगा, कैट से कभी एलिफेंट पैदा नहीं हो सकता. ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स में या नेचर ने एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की बाउंड्री शुरुआत में ही डाल दी थी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सेम स्पीशीज में रहकर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज से नहीं कर सकता. ठीक है, अब यहां पर भी क्या है, अगेन ये एक बट स्टिल नॉट एक्सक्लूसिव. ठीक है, बट नॉट एक्सक्लूसिव. कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस आएंगे स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं क्या होंगे स्टूडेंट्स, एक्सेप्शन आएंगे. कैसे एक्सेप्शन आएंगे, कौन बताएगा कैसे एक्सेप्शन आएंगे? देखो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स नहीं कर पाते. सम ऑर्गेनिजम्स आर स्टेराइल, मीन्स दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस इन देयर लाइफ स्पैन. एग्जाम्पल, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम कपल बोल सकते हैं. देन वर्कर बीस, जो पूरा एक फैमिली होती है हनी की, उसमें ड्रोन, वर्कर बीज, ठीक है, क्वीन होती है, उन सब के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, देन क्या होगा स्टूडेंट्स, म्यूल्स, हिन्नी. म्यूल्स एंड हिन्नी दो अलग अलग स्पीशीज के मेंबर्स के प्रोडक्ट्स हैं. डंकी एंड हॉर्स, हॉर्स एंड डंकी, मेल फीमेल चेंज कर सकते हो आप. तो उनसे जो प्रोडक्ट्स बने वो आगे इन फ्यूचर नहीं रिप्रोड्यूस कर पाए. ठीक है, अब क्या है, रिप्रोडक्शन भी दो तरीके से होगा. रिप्रोडक्शन भी क्या है, दो तरीके से होगा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. ठीक है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एक सेक्सुअल का मतलब क्या है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स. यहां पर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स. ठीक है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे जो सिंपलर, ऑल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ऑल यूनिसेल्यूलर एंड सिंपलर मल्टीसेल्यूलर. ठीक है, लिख लीजिए. अब सिंपलर मल्टीसेल्यूलर में कैसे होगा भाई, देखो यूनिसेल्यूलर में वी कैन कंसिडर बैक्टीरिया, फंजाई. जैसे फंजाई में ईस्ट है, वो यूनिसेल्यूलर है, तो ये कैसे हो गया, सारे बैक्टीरिया क्योंकि यूनिसेल्यूलर है, प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर है. ठीक है, एंड फंजाई में ईस्ट. अब आप बोलोगे कि मैम प्लांट्स और एनिमल्स को इसमें डालेंगे हम, सिंपलर मल्टी सेल्यूलर में ही डालोगे ना. मल्टी सेल्यूलरिटी मतलब आपके फंजाई से आगे बढ़ चुके हो आप. तो सिंपलर मल्टी सेल्यूलर में मैं कह सकती हूं कि फंजाई तो आएंगे ही, ठीक है ना, नहीं फंजाई नहीं आएंगे. प्लांट्स, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में तो उन्हें कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. और जब हम लोग एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो एनिमल्स में हम लोग जब एनिमल किंगडम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि देखिए यहाँ पर हम लोग नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं. नॉन कॉर्डेट्स का मतलब होता है इनवर्टिब्रेट्स, एंड आप कॉर्डेट्स में वर्टिब्रेट्स को भी डालते हैं. देखिए, नॉन कॉर्डेट का मतलब है नोटोकॉर्ड नहीं है, तो वर्टिबल कॉलम का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है. लेकिन जब मैं कॉर्डेट के बारे में बात कर रही हूं तो कॉर्डेट का ही एक सब फाइलम आएगा वर्टिब्रेटा. क्यों? दैट मीन्स इनके पास नोटोकॉर्ड है, और इन फ्यूचर या तो पूरी जिंदगी भर नोटोकॉर्ड रहेगी, नहीं तो नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्टिब्रेटा में. ठीक है, आप देखोगे अभी कॉर्डेटा में आएगा आगे चल के यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, फिर वर्टिब्रेटा में एग्नाथा, नाथोस्टोमेटा.
ठीक है, ये सारा क्लासिफिकेशन देखोगे आप एनिमल किंगडम में, और बहुत ही खूबसूरती से इसको करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, जिससे कि जिस भी बच्चे को एनिमल किंगडम से डर लगता है उसको नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है तो डेफिनेटली मल्टी सेल्यूलर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स, वो भी कुछ कुछ ही। फिर ग्रोथ में क्या होगा? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? हम छोटे से थे बड़े हो गए, अब दोबारा छोटे नहीं हो पाएंगे। सीड था, प्लांट बन गया, प्लांट से सीड नहीं आ सकता। तो इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास ऑफ द सेल्स। अब यहां पर मास ऑफ द सेल्स का ये मतलब होता है कि या तो आप सेल का नंबर बढ़ा दो या फिर आप सेल का साइज बढ़ा दो। सेल का नंबर कैसे बढ़ेगा स्टूडेंट्स? सेल डिवीजन से, और खासकर कौन सा सेल डिवीजन? माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, इज इट क्लियर? गॉट माय पॉइंट? चलिए डन। अब यहां पर क्या है, जैसे ये सीड है तो सीड का प्लूम्यूल होगा, रेडिकल होगा, प्लूम्यूल से आपका पूरा शूट सिस्टम बनेगा और रेडिकल से रूट सिस्टम बनेगा। शूट सिस्टम अबव द ग्राउंड है, रूट सिस्टम बिलो द ग्राउंड है। ठीक है, ये this is shoot system, this is root system। ठीक है, अब ये भी क्या है? आपका ये जो पूरा ग्रोथ वाला पार्ट है, इसको क्या कहोगे आप? ये भी डिफाइनिंग फीचर है बट नॉट एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये भी क्या है? डिफाइनिंग फीचर है बट नॉट एक्सक्लूसिव। क्यों एक्सक्लूसिव नहीं है? ऐसा किसमें और नॉन लिविंग में पाया जाता है? देखो, व्हेन यू कंसिडर सैंड ड्यून्स, सैंड जो ये जमा होती जाती है, माउंटेन्स, इन्हें हम क्या कह रहे हैं कि जो भी चीज इनके पास है वो जमा होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इनके पास जो कलेक्शन है वो किस चीज का है? नॉन लिविंग मैटर का है, जिसको हम बायोलॉजी में एक्रीशन कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में क्या कहते हैं? हम इसको एक्रीशन कहते हैं कि कुछ जमा होता जा रहा है। आप ईंट जमा करते जा रहे हो, नेवरदलेस माउंटेन टूटते हैं, सैंड ड्यून्स गिर जाते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी लिविंग के साथ नॉन लिविंग शेयर करेगा तो हम उसे एक्सक्लूसिव में डाल देंगे कि देयर इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग ये वाला लेक्चर यहीं तक डिस्कस करते हैं। आज मैंने आपको इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ाया, बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करी, 3-4 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करें। ठीक है, अब रेस्ट वाला पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, और हम लोग इसके फिर क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। घर जाके इस लेक्चर को ढंग से पढ़िए। कभी कभार हैंड टू हैंड नहीं समझ में आता, बहुत सारी चीज़ें डाउट रह जाते हैं, घर जाके पढ़िए, 1 बार नहीं 2 बार पढ़िए। ठीक है, आगे लेक्चर्स और मिलते जाएंगे, और जहां पर भी आपको डाउट है आप कमेंट में डालिए, वी विल आंसर योर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।